90 हैं इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मग्गू। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा के जिलेवार राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए आज मैं आपके साथ मौजूद हूं। अल्फ़ाबेट के हिसाब से हरियाणा का तीसरा जिला जो सी से आता है यानी कि चरखी दादरी। मैंने आपसे पहले बात की अंबाला और भिवानी के बारे में और आज आपसे चर्चा करेंगे मात्र 7 साल पहले बने हरियाणा के जिले चरखी दादरी की। चरखी दादरी जिसके अंदर 2 विधानसभा सीटें हैं। चरखी दादरी जो बिल्कुल हाई प्रोफाइल जिला है, चौधरी बंसीलाल का जो गृह जिला भिवानी हुआ करता था या भिवानी है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल एक बड़ी शख्सियत थे, राजनीतिक शख्सियत थे और जो बड़ी राजनीतिक शख्सियत हो, बड़ी सामाजिक शख्सियत हो, वो हमेशा के लिए अमर हो जाया करती हैं। इसलिए चौधरी बंसीलाल के साथ भिवानी का नाम हमेशा जुड़ा रहेगा और भिवानी के साथ ही जुड़ा हुआ नाम था चरखी दादरी का। भिवानी से अलग होकर के अलग जिला बना चरखी दादरी। और उस चरखी दादरी जिले के अंदर मान लीजिए कि पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ वो 2019 में हुआ। 2016 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही चरखी दादरी को नए जिले के रूप में मान्यता दी, नया जिला बना और 2019 में पहला चुनाव हुआ। मान लीजिए कि विधानसभा सीटें तो पहले भी वही थी जो अब है, क्योंकि परिसीमन का कोई असर नहीं पड़ा था। बाडरा और दादरी यानी कि बाडरा और चरखी दादरी ये 2 विधानसभा सीटें हैं चरखी दादरी के अंदर। अगर आबादी के हिसाब से माने तो हरियाणा का सेकंड लास्ट जिला बोल सकते हैं सबसे छोटे जिलों में। और अगर उसके साथ साथ चलें तो तमाम सभी 36 बिरादरियों का एक जिला है, 36 बिरादरियों के मतदाता हैं। वैसे अगर कहें तो जाट मेजॉरिटी जिला इसको माना जा सकता है चरखी दादरी को। राजनीति के अंदर बड़े बड़े प्रयोग किए हैं चरखी दादरी की जनता ने, यानी कि दोनों विधानसभा सीटों की जनता ने। इस समय भी मान लें तो चरखी दादरी जिले के अंदर पहली बार जो दादरी सीट है, चरखी दादरी सीट है, वहाँ से निर्दलीय विधायक बने सोमवीर और दूसरी जो सीट है बाडरा, वहाँ से नैना चौटाला विधायक बनी और मान लीजिए कि तीसरी महिला विधायक हैं वो बाडरा की। आपसे विस्तृत चर्चा करें उससे पहले बताएं कि चरखी दादरी जो जिला है भिवानी लोकसभा के अंदर आता है, यानी कि भिवानी लोकसभा के अंदर ही यहाँ की दोनों विधानसभा सीटें हैं भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट जहाँ से कि 2019 के चुनाव में दोबारा से चुनाव जीते थे चौधरी धर्मवीर, दोबारा सांसद बने थे और उन्होंने चुनाव के अंदर हराया था श्रुति चौधरी को। श्रुति चौधरी कांग्रेस की प्रत्याशी थी, चौधरी बंसीलाल की पोत्री हैं सुरेंद्र सिंह और श्रीमती किरण चौधरी की पुत्री हैं श्रुति चौधरी। और उस चुनाव के अंदर हालांकि लगभग 4.5 लाख वोट के आसपास चुनाव में शिकस्त हुई थी श्रुति चौधरी की, लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ था 2019 का तो बताते हैं कि चौधरी धर्मवीर उस चुनाव में चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। लोकसभा का, विधानसभा की सोचते थे, लेकिन पार्टी आला कमान ने उन्हें टिकट दिया था लोकसभा का। और चरखी दादरी जिले की दोनों सीटों से भी जो मुकाबला तो टफ हुआ था, लेकिन धर्मवीर आगे रहे थे। और अब आपसे चलते हैं चर्चा करने के लिए इस बात की कि क्या लोकसभा के लिए जब 2024 का चुनाव होगा, हालांकि विस्तृत चर्चा तो जब आपसे हम बात करेंगे जिलेवार के बाद में आपसे आएंगे लोकसभा वार पर, लोकसभा स्तर पर कि 10 लोकसभा सीटों की क्या स्थिति रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि अगर 2024 का जो चुनाव होगा क्या उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी वापस चौधरी धर्मवीर को दोहराएगी या कोई बदलाव हो सकता है। अगर बदलाव होता है तो फिर प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया जब आपसे भिवानी के बारे में बात की थी तो जेपी दलाल भी एक चेहरा हो सकते हैं, रामविलास शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी में महेंद्रगढ़ जिले से आते हैं, या और कोई चेहरा हो सकता है। मैंने आपसे कहा भी है कि अगर आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको लगता हो कि ये लोकसभा के लिए ये चेहरा हो सकते हैं बीजेपी के, तो आप भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात अगर करेंगे हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस से श्रुति चौधरी प्रत्याशी थी, 2 बार चुनाव हार चुकी हैं। और कांग्रेस के जो आजकल चल रहा है नीति निर्धारक जो कर रहे हैं फैसले, उनके अंदर कुछ ऐसा भी है कि अगर कोई नेता 2 बार चुनाव हारा हो तो उसकी टिकट पर खतरा भी हो सकता है। और अगर अब श्रुति चौधरी की टिकट पर खतरा होता है तो उस स्थिति में प्रत्याशी कौन हो सकता है? क्या राव दान सिंह हो सकते हैं या फिर कोई और नेता आ सकता है सामने? इस पर भी नज़र रहेगी। और मैंने आपसे वही रिक्वेस्ट यहाँ भी कि अगर आपको लगता हो कि कांग्रेस से कोई और चेहरा भी है लोकसभा के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ में, तो आप भी बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में हमें। तो मान लीजिए कि जो अगला चुनाव होगा वो भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो सकता है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में।
हालांकि पार्टियां और भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है, इंडियन नेशनल लोकदल भी है, जननायक जनता पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है। और अगर गठबंधन की बात करें तो फिलहाल तो इंडिया गठबंधन के अंदर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। वो गठबंधन कितना चलेगा अभी कोई पता नहीं, गठबंधन कब तक चलेगा कोई पता नहीं, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों की दावेदारी कर चुके हैं सुशील गुप्ता हरियाणा के अंदर। तो मान लीजिए कि गठबंधन में तो चुनाव इंडिया अलायंस का होना मुश्किल है। और अगर दूसरे गठबंधन की बात करें तो आजकल चर्चाएं चल रही हैं इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के गठबंधन की। वो गठबंधन होगा तो क्या कमाल होगा, चरखी दादरी में और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में उसका कैसा असर रहेगा, आम आदमी पार्टी कितनी प्रभावी होगी, ये बहुत सारी बातें हैं। तो लोकसभा स्तर पर जब चर्चा करेंगे तो उस समय फिर आपके साथ आएंगे। अभी हम जो जिलेवार बता रहे हैं तो जिलेवार के लिए अभी मान लीजिए कि फिलहाल तो लोकसभा के लिए यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर हो सकती है। हालांकि जेजेपी का वोट बैंक भी है यहाँ पर, और हालांकि यहाँ पर बीएसपी का वोट बैंक भी है। मतदाता तो सभी पार्टियों के होते हैं, समर्थक सभी पार्टियों के होते हैं, लेकिन प्रमुख दोनों पार्टियाँ यही हैं। जननायक जनता पार्टी को कम कर यूँ नहीं आंक सकते, क्योंकि वर्तमान में फिलहाल भी जो यहाँ पर प्रत्याशी जो 2 विधायक हैं उनमें से एक विधायक जननायक जनता पार्टी की है, नैना चौटाला बाडरा से, दुष्यंत चौटाला की माताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी। तो अब आपसे बात करते हैं हम विधानसभा स्तर पर कि जिले की दोनों विधानसभा सीटों के स्थिति कैसी थी और आगे क्या हो सकता है। तो पहले आपसे बात करते हैं चरखी दादरी विधानसभा की ही। चरखी दादरी विधानसभा के अंदर इस समय जो विधायक हैं वो सोमवीर हैं। सोमवीर ने निर्दलीय चुनाव जीता। इससे पिछला चुनाव वो बीजेपी से लड़े थे, बीजेपी से अब की बार टिकट कटा था तो वो इंडिपेंडेंट लड़े और निर्दलीय चुनाव जीत गए। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद में सोमवीर सांगवान ने कुछ समय के लिए समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मनोहर लाल की सरकार को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन जब किसान आंदोलन चला तो उन्होंने अपना समर्थन उस समय वापस ले लिया। हालांकि अभी ये क्लियर स्पष्ट नहीं है कि सोमवीर जी बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी से अलग हैं। कई बार ऐसी बात भी आती है कि वो बीजेपी के पक्ष में बोलते हुए दिखाई देते हैं, और जब किसानों की बात आती है तो आपने देखा होगा किसान पंचायतों में तो बढ़कर आगे रह ही रहे थे। महिला खिलाड़ियों की बात आई थी तो वहाँ भी उनका समर्थन किया था। लेकिन क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, निर्दलीय विधायक हैं, तो निर्दलीय विधायक तो अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपसे बात कर लें आगे की कि 2019 का जो चुनाव हुआ, जिस चुनाव के अंदर सीधा सीधा मुकाबला हुआ निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर और जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी सतपाल सांगवान के बीच में। सांगवान साहब ने अब जननायक जनता पार्टी छोड़ दी है। फिलहाल उन्होंने जननायक जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया है। सतपाल सांगवान 2 बार विधायक रहे हैं, एक बार चौधरी बंसीलाल की पार्टी में बंसीलाल जी की टिकट पर, और एक बार कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में रहते हुए हरियाणा जनहित कांग्रेस से। सतपाल सांगवान 2009 में विधायक बने थे हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर। हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर विधायक रहते हुए उन्होंने बाद में समर्थन दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, क्योंकि हुड्डा साहब की पार्टी को, कांग्रेस को उस समय मेजोरिटी मिली नहीं थी 2009 के अंदर। और हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6 विधायक बने थे, 6 में से 5 विधायक, जिनमें से सतपाल सांगवान भी शामिल थे, वो चले गए थे हुड्डा साहब के साथ में। हुड्डा साहब की वजारत में मंत्री भी रहे सतपाल सांगवान। फिलहाल उन्होंने जननायक जनता पार्टी को भी छोड़ दिया है। अगला स्टेप क्या लेंगे अभी कुछ क्लियर नहीं है। अगर बात करें चरखी दादरी की, आगे चलते हुए आगे बढ़ते हैं अगर, तो 2019 में जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से सोमवीर सांगवान चुनाव जीते थे, नंबर 2 पे रहे थे यहाँ पर सतपाल सांगवान, नंबर 3 पर रही थी दादरी से बीजेपी की प्रत्याशी बबीता फोगाट, खिलाड़ी, बॉक्सर, रेसलर, वो तीसरे नंबर पर आई थी। और अगर मान ले तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हुई थी। नृपेंद्र सांगवान मेजर साहब कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 5वें नंबर पर पहुंच गए थे, लगभग 8000 वोट मिली थी। इनसे ऊपर एक और प्रत्याशी थे सुरेंद्र सिंह। और इंडियन नेशनल लोकदल का भी इस चुनाव के अंदर दादरी में मान ले बुरा हाल हुआ था। जब से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और जेजेपी अलग हुई थी तो जेजेपी प्रत्याशी वहाँ दूसरे नंबर पर आ गया था और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को 1000 से भी कम वोट मिली थी। हालांकि 2014 के चुनाव में जब परिवार एक था चौधरी देवीलाल का, जब जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल एक हुआ करते थे, तो 2014 के चुनाव में यहाँ से चुनाव जीते थे इंडियन नेशनल लोकदल के राजदीप। और उससे पहले जो चुनाव हुआ था 2009 में, मैंने आपको बताया कि उस चुनाव में यहाँ पर चुनाव जीते थे सतपाल सांगवान। तो 2009, 2014 और 2019 तीनों चुनावों में अलग अलग लोगों का, यहाँ के मतदाताओं का रुख रहा था। और आप ये मान लीजिए कि तीनों चुनाव में कांग्रेस नहीं जीत पाई थी।
यानी कि कांग्रेस की हारने की हैट्रिक बनी थी चरखी दादरी विधानसभा में, दादरी विधानसभा में। तो मान सकते हैं कि सुरेंद्र सिंह जी की जो धर्मपत्नी है चौधरी बंसीलाल की जो पुत्र वधू हैं किरण चौधरी, जो कांग्रेस के अंदर एक मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनका चरखी दादरी ज़िले में कैसा असर है आप मान सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कल भिवानी के बारे में भी, आज चरखी दादरी की बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी पुत्री सांसद का चुनाव भी लड़ी है और अगली बार भी दावेदारी उनकी है ज़रूर। लेकिन ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस का प्रत्याशी ही यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहा हो, हारने की हैट्रिक बनी हो, तीसरे और पाँचवें नंबर तक पहुँच गए हों, तो फिर कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपसे कहा कि क्योंकि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कुछ बदला सा है, तो उस स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर जहां पूरे हरियाणा में है तो हम यहाँ भी मान लेंगे टक्कर होगी। लेकिन कमतर यहाँ पर जेजेपी भी नहीं है, कमतर यहाँ पर अगर इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी गठबंधन होता तो शायद वो भी ना रहे, क्योंकि जो मतदाताओं का रुख है वो किस तरफ जाएगा अभी कुछ कह नहीं सकते। और अगर अगला चुनाव कहें तो क्या ये भी देखा जाएगा कि क्या सोमवीर सांगवान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही लड़ेंगे, क्या वो कोई पार्टी बदलेंगे, क्या किसी और पार्टी में जाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। और जब विधानसभा वार आपसे चर्चा करेंगे तब इसके बारे में आपसे और बताएंगे। लेकिन आज तो आप ये मान लीजिए कि चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र जो है, जिसने पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव जिताया था 2024 के अंदर, वहाँ परिवर्तन जरूर हो सकता है। परिवर्तन प्रत्याशियों में होगा, परिवर्तन जनता करेगी, किस प्रकार का होगा ये आपको विधानसभा वार भी बताएंगे। और आप भी बता सकते हैं हमको कि चरखी दादरी विधानसभा सीट पर क्या स्थिति रह सकती है अगले चुनाव के अंदर, कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, कौन सी पार्टी से नेता चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर बात करें बाड्रा विधानसभा क्षेत्र की, तो बाड्रा विधानसभा क्षेत्र से इस चुनाव के अंदर जो चुनाव जीती, यानी कि 2019 में नैना चौटाला विधायक बनी। आप नैना चौटाला को यूँ मान लीजिए कि जननायक जनता पार्टी की जो संस्थापक है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी और दुष्यंत चौटाला की जो माता जी हैं नैना चौटाला, आप ये मान लीजिए कि चुनाव से पहले ही जेल चले गए थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला। और उस स्थिति में इंडियन नेशनल लोकदल को भी खूब मजबूती दी थी नैना चौटाला ने, हरी चुनरी चौपाल चलाकर। और जब परिवार के अंदर विवाद होने लगा था तो अपने बेटों की जैसे छाव बन करके सामने आई थी नैना चौटाला। अपने बेटों यानी कि दुष्यंत और दिग्विजय को इतनी राजनीतिक ताकत दी कि उनका अलग पार्टी बनवा दी, और उनकी अलग पार्टी बनवा करके इतनी मजबूती आई कि 10 उनके विधायक बन गए और आज हरियाणा की सरकार में बराबर के भागीदार हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी बच्चों पर जब माँ का आंचल होता है तो बच्चे बहुत सुरक्षित होते हैं, और नैना चौटाला ने उसको बाखूबी निभाया था। खैर, ये तो उस परिवार की बात हुई, बात आपसे विधानसभा की करते हैं। बाड्रा विधानसभा में नैना चौटाला ने जो चुनाव हराया था वो हराया था बीजेपी के प्रत्याशी थे सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह 2014 में विधायक बने थे और 2019 में नैना चौटाला ने उनको चुनाव हरा दिया लगभग 13,000 वोट से, 13,700 वोट से लगभग चुनाव हारे थे सुखविंदर सिंह। तीसरे नंबर पर जो प्रत्याशी यहाँ रहे थे, चौंकाने वाले रिजल्ट थे, वो बीएसपी के प्रत्याशी थे। शिव कुमार को टिकट मिला था बहुजन समाज पार्टी का, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। और कांग्रेस के रणबीर महिंद्रा यहाँ चौथे नंबर पर आ गए थे। 2019 के चुनाव में जो मैंने आपको बताया कि जहाँ नृपेंद्र सांगवान दादरी के अंदर 5वें नंबर पर थे, तो रणबीर महिंद्रा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो चौथे नंबर पर थे। रणबीर महिंद्रा भी चौधरी बंसीलाल के बड़े पुत्र हैं, लंबे समय तक वो बीसीसीआई में रहे हैं। हालांकि सुरेंद्र सिंह और रणबीर महिंद्रा में कभी बनी नहीं थी। जब चौधरी बंसीलाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली, हरियाणा विकास पार्टी, उस समय भी रणबीर सिंह महिंद्रा कांग्रेस में ही रहे थे। और अब जब कांग्रेस के अंदर आ गए चौधरी बंसीलाल की पार्टी का वापस विलय हो गया था, किरण चौधरी अपने आप में बड़ी नेता हो गई, किरण चौधरी की ज़्यादा से हुई। लेकिन रणबीर महिंद्रा भी कांग्रेस के अंदर रह करके और चौधरी बंसीलाल के पुत्र हुए हैं, क्योंकि बड़े वाले उनकी भी बराबर बंसीलाल जी की जो राजनीतिक विरासत उस पर पकड़ है। लेकिन इसके बावजूद भी चौथे स्थान पर पहुंच गए थे रणबीर महिंद्रा। और नैना चौटाला लगभग 13,700 वोट से चुनाव जीती, हमने जो आपको बताया। और इस समय भी नैना चौटाला ने कह रखा है कि बाड्रा से चुनाव लड़ने का उनका मन विधानसभा से अब भी है। अगर जननायक जनता पार्टी का बीजेपी से गठबंधन रहता है तो भी, क्योंकि वो वर्तमान वहाँ के विधायक हैं, उस स्थिति में भी उनका दावेदारी पक्की मजबूत रहेगी। और अगर गठबंधन नहीं होता और जननायक जनता पार्टी अपने बूते चुनाव लड़ती है, तो फिर मान लिया जाए कि जननायक जनता पार्टी के नेताओं को जहां से वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, दुष्यंत चौटाला परिवार के सदस्य, वो कहीं भी लड़ सकते हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उन्हें किसी को जवाब तो देना नहीं है, जहां चाहेंगे वहां चुनाव लड़ लेंगे। तो मान लीजिए कि नैना चौटाला शायद बाड्रा से ही आगे भी चुनाव लड़ सकती हैं।
और अगर आगे हम चलते हैं कि बाड्रा की स्थिति क्या रह सकती है, जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की जब आप बात करते हैं तो बीच में हम भूल नहीं सकते जननायक जनता पार्टी को, क्योंकि बड़ा वजूद है। जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी जहां दादरी वाली सीट पर अच्छी वोट ली थी, तो इधर बाड्रा सीट पर भी विधायक बनी थी, तो जननायक जनता पार्टी का भी चरखी दादरी में असर रहा है, क्योंकि भिवानी से सांसद रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। और अगर बात कर लें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने जब तीसरे स्थान पर आकर के चौंकाया था पिछले चुनाव के अंदर, तो फिर मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी और अगर इनेलो का गठबंधन हो जाता है, कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर वहाँ से विधायक बने थे 2009 में, और 2014 में चुनाव जीते, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल के थे। और जब इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हुए तो फिर जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। तो मान लीजिए कि चौधरी देवीलाल के परिवार का, अजय सिंह चौटाला का, इनका भी पूरा असर वहाँ पर है। और अगर अजय सिंह चौटाला के परिवार से लोग नाराज़ होते हैं, जो देवीलाल जी के समर्थक मतदाता हैं, ओम प्रकाश चौटाला के जो समर्थक मतदाता हैं, अगर वो नाराज़ भी होंगे तो फिर मान लीजिए कि संभवतः वो अभय सिंह चौटाला की तरफ मुड़े। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल भी एक फैक्टर बन सकता है आगे चल करके। अगर इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हो जाता है बहुजन समाज पार्टी से, और जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा निकाल करके अभय सिंह चौटाला ने भी कोशिश की है बताने की लोगों को कि मैं भी संघर्ष कर सकता हूं, मेहनत मैं भी कर सकता हूं और मैं भी किसी से कम नहीं हूं, तो उस स्थिति में 2024 का चुनाव होगा, उस चुनाव के अंदर इसलिए मैंने आपसे कहा कि किसी भी फैक्टर को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी जब तक चुनाव शुरू होता है और जब 2024 में पहले लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव परिणाम पर काफ़ी हद तक प्रभाव डालेगा विधानसभा का चुनाव भी। तो इन सब को देखते हुए आप मान लीजिए कि चुनाव तो बड़ा रोचक होगा। और चरखी दादरी के अंदर मैंने आपको बता दिया कि बाड्रा सीट पर, जो चरखी दादरी जिले की बाड्रा सीट है, वहाँ से जेजेपी के प्रत्याशी तो लगभग तय हैं, नैना चौटाला ही हो सकती हैं। कांग्रेस से क्या प्रत्याशी बदल सकता है, क्योंकि लगातार 3 बार से चुनाव हार रहे हैं। क्या वहाँ पर जो इंडियन नेशनल लोकदल और अगर बीएसपी गठबंधन हो वो कितना प्रभावी होगा, ये बात भी देखी जाएंगी। लेकिन आपसे एक चर्चा और भी कर लें साथ साथ कि जहाँ 2019 में नैना चौटाला चुनाव जीती थी, तो अगर बात हम करें कि 2019 से पहले स्थिति क्या थी वहाँ पर, तो 2014 में वहाँ से चुनाव जीते थे बीजेपी के सुखविंदर सिंह, और वहाँ पर सेकंड रहे थे कांग्रेस पार्टी के रणबीर सिंह महिंद्रा। तीसरे नंबर पर उस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल थी 2014 में। और 2009 में जो चुनाव हुआ था, 2009 में चुनाव जीते थे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी। अब 2024 के अंदर जब पुराने सारे चुनाव परिणामों को देखेंगे तो उनका कितना फैक्टर रहेगा, कितना असर रहेगा, इन सब पर नज़र रहेगी। लेकिन ये जरूर है, आप मान लीजिए कि 2024 का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। 2024 के चुनाव के लिए गठबंधन की तैयारियां कैसे होंगी, किन पार्टियों के गठबंधन होते हैं, मतदाता कौन सी पार्टी से नाराज होता है, कौन सी पार्टी की तरफ मुड़ता है, ये बहुत सारी बातें रहेंगी। और प्रत्याशियों के चेहरे जो होंगे उन चेहरों पर बहुत असर करेगा। लेकिन मान लीजिए कि जो चरखी दादरी जिले के अंदर भी चुनाव बहुत रोचक होगा, और उस चुनाव के लिए जहाँ बीजेपी अपना दम दिखाएगी तो वहीं कांग्रेस भी प्रयास करेगी। जननायक जनता पार्टी को भी देखना होगा कि क्या गठबंधन होता है बीजेपी के साथ, और नहीं होता तो क्या स्थिति होगी। और इंडियन नेशनल लोकदल वहीं 1000 वाले आंकड़े पे रहेगी या कितना बढ़ सकती है, गठबंधन होता है अगर बीएसपी से तो क्या हालात बनते हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब आपके पास भी हैं। कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि जब हम विधानसभा वार चर्चा करें तो आप भी हमारे सहायक बन सकें। और कल आपसे फिर चर्चा करेंगे फतेहाबाद ज़िले के बारे में, कि फतेहाबाद ज़िले के अंदर क्योंकि जो अगला अल्फ़ाबेट है वो एफ़ आता है, और एफ़ से फतेहाबाद और फरीदाबाद 2 ज़िले हैं। कल आपसे चर्चा करेंगे फतेहाबाद ज़िले की, कि फतेहाबाद ज़िले की क्या राजनीतिक स्थिति रह सकती है 2024 में, और 2019 में क्या हालात थे। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।